हेलो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे आपके पास में जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका यूनिट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके आईसीएम मॉड्यूल बैच हम यहाँ पे लगा रहे थे। ठीक है जी। और हमने इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 डिस्कस कर लिया और इस सारे वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, सारे वीडियो की आपके पास में प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट इसलिए बना रखी है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे जाके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और आइए डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके पास ये रहा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 5 से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमें मोटिवेशन दीजिए, हम वीडियो अपलोड करके आपको मोटिवेशन देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है कि सर जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, इस बार तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछ लिया, वरना के इलस्ट्रेशन नंबर 3 ही था जिसमें ऑपरेटिंग सिर्फ और सिर्फ पूछा था। यहाँ पे पूरे का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एमएनटी लिमिटेड करके कोई कंपनी है, उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है 31 मार्च 2001 को। ठीक है, कहते हैं सबसे पहले तो कंपनी जो भी सेल करेगी केस में ही सेल करेगी, केस के अलावा कुछ सेल नहीं करेगी। ठीक है, कि कंपनी के पास ओनली एंड ओनली केस सेल ही है, लेकिन कितना है ये नहीं बताया। अब जब केस सेल बोलता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि सर हो सकता है ये डायरेक्ट मेथड से ही हो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का मतलब ही होता है केस सेल परचेज वगैरह अगर चीज़ें दे रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, ये आपके पास में डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, इसके बाद कहता है सर ग्रॉस प्रॉफिट 30% है। आपको पता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है वो ऑलवेज ऑन सेल होता है। मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर 30% है तो किसका 30% होगा, सेल का। ठीक है, सेल का 30% ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये आप बचपन से पढ़ के आते हैं। कहते हैं कि सर ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है 3,82,500। अब सर बचपन से एक चीज़ पढ़ के आ रहे हैं, क्या कहते हैं कि सर ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास में अगर हो, मतलब कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, बचपन से कुछ ऐसा पढ़ के आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ का अमाउंट और उसका परसेंटेज पता हो, कोई भी चीज़ का अमाउंट और उसका परसेंटेज दोनों चीज़ पता हो, तो अमाउंट डिवाइड बाय वो परसेंटेज करने से आपको 100% अमाउंट मिल जाती है। और 100% ग्रॉस प्रॉफिट का 100% अमाउंट मतलब कि सेल। ठीक है, सेल मतलब कि देखिए आपको पता ही है सर, सेल आपके पास में 100% अमाउंट होता है, जिसका हम कुछ परसेंटेज, यहाँ पे कहता है 30% करोगे तो क्या मिलेगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जीपी मिल जाएगा। जीपी आपके पास में है 3,82,500। ठीक है, जीपी आपके पास में 3,82,500 है, आपके पास में ऑलरेडी है। सर ये 30% आपको पता है, 100% अमाउंट कितना होगा ये बताइए। 100% अमाउंट मतलब कि सेल कितना होगा ये बताइए। सेल इंटू 30% करने से हमें ये मिलता है, तो कितना होगा सर, 30% डिवाइड बाई चला जाएगा, सेल मिल जाएगा आपको। बताइए सेल कितना होगा, 3,82,500 डिवाइड बाई 30%, तो कितना आया सर, कितना आया सर, 12,75,000। ये लीजिए सेल आपके पास में आ गया, 12,75,000 सेल आपके पास में आ गया। और ये सेल पूरे का पूरा क्या है सर, कैश में है। ठीक है, पूरे का पूरा कैश में अमाउंट है। ठीक है, तो ये क्या है सर, कैश सेल, कैश सेल। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर। अच्छा, इसके बाद कहता है सर ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेजर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि केस सेल तो दे रहा है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट मेथड है। और अगर डायरेक्ट मेथड है तो इन्वेंट्री का क्या काम पड़ा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में नहीं आया हमें कि ये चीज़ क्यों दी वन है, तो अगर समझ नहीं आता है तो उस चीज़ को मार्क करके आगे बढ़िए। ठीक है, उस चीज़ को मार्क करके आगे बढ़िए, लेकिन हाँ इस सेंटेंस का मतलब ज़रूर समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। कहता है सर ओपनिंग इन्वेंट्री लेसर है देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 35,000। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेंट्री 1 लाख है ना, मैं एज्यूम करता हूँ 1 लाख है। ठीक है, आप 2 लाख भी एज्यूम करिए, 10 लाख भी एज्यूम करिए, कोई भी। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है ना, तो क्लोजिंग उससे 35,000 ज़्यादा है, ऐसा कहना चाहता है। मतलब कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 135,000 होगा।
सेंटेंस समझ आ रहा है? ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेजर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 35,000, मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से कितना 35,000 कम है, 35,000 कम है। तो आप देख लीजिए 35,000 कम है, हाँ जी सर बिल्कुल। तो यही चीज़ है आपके पास में, ठीक है। इसके बाद कहता है सर वेजेस पेड है, वेजेस पेड, वेजेस आपके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, वेजेस पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और कहता है कि पेड है तो माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यह बात समझ में आ रही है? ये केस सेल भी आपके पास में ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। तो दो एक्टिविटी तो हमें पता चल गई, एक इन्वेंट्री का समझ नहीं आया वो हमने छोड़ दिया, बाकी सब कुछ तो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर ऑफिस सेलिंग एक्सपेंस जो है वो आपके पास में पेड कहता है। ऑफिस सेलिंग एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इलस्ट्रेशन 1-2 में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर, पेड है तो माइनस कर देंगे। डिविडेंड पेड, पेड है तो माइनस करेंगे, लेकिन डिविडेंड तो सर किस पे मिलता है? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर पे। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर तो फाइनेंशियल का पार्ट है और भी ऑटोमेटिकली ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी बन जाएगा, ठीक है। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके माइनस कर देना, ठीक है। कहता है बैंक लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर 2,15,000। बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक तो फाइनेंशियल एक्टिविटी है सर, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। और ये पेड है, ठीक है। पेड है मतलब कि केस गया है माइनस करेंगे, केस आ रहा है तो ऐड करेंगे, केस जा रहा है तो माइनस करेंगे। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस करेंगे 2,15,000, क्या कोई दिक्कत? यहाँ पे पेड था माइनस किया, यहाँ पे पेड है माइनस किया, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है सर? इंटरेस्ट इसमें मिला हुआ है 15,000। अब समझिए इससे केस फ्लो स्टेटमेंट को कोई फ़र्क पड़ता है? आंसर इज नो। कहते हैं सर जी केश फ्लो स्टेटमेंट का तो एक ही रूल है, मन हमें जो है यहाँ पे कहते हैं कि सर मन ने जो है वो यही बताओ कि कितना केस आ रहा है और कितना केस जा रहा है, कितना केस आ रहा है और कितना केस जा रहा है, यही हमें जानना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना है। केश फ्लो स्टेटमेंट यही कहता है, इसमें क्या मिला हुआ है क्या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ केस कितना आया या फिर कितना गया ये बताओ। कहते हैं सर बैंक लोन में 2,15,000 आपने पे करा है, उसमें 15,000 एडेड है, तो कैश फ्लो कहता है कि भाई ये जो एडेड है ना ये सबसे पहले कैंसिल करो दो, ठीक है, ये कैंसिल करो भाई, ये सबसे पहले कैंसिल करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें क्या एडेड है, पैसा क्या इतना गया, हमने कहा हाँ जी 2,15,000 गया, तो गया तो माइनस करो बस, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या मिला हुआ था क्या नहीं, केस गया या फिर आया ये बताओ, ठीक है। अच्छा इसके बाद कहता है कि सर ट्रेड पेएबल आपके पास में है, कहता है अच्छा ट्रेड पेएबल ऑन आपके पास में 2,000, ठीक है। ट्रेड पेएबल ऑन 2,000 आपके पास में 31 मार्च 2000 मान के चलता हूँ। कहता है एक्सीड करता है बैलेंस ऑन 2001 25,000। अच्छा इस बार उल्टा, ऊपर जो कहा था वैसा ही कुछ ये सेंटेंस भी है। कहता है कि 2000 को जो बैलेंस है वो ज़्यादा है 2001 से, कितना ज़्यादा है? 25,000। तो यहाँ पे भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपके पास में 2001 को अगर 1 लाख का अमाउंट है, ठीक है, तो कहता है 2001 में आपका 125,000 रहा होगा। बात समझना, इस बार इसने कहा कि ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा है क्लोजिंग से, ठीक है। कितना ज़्यादा? 125,000 ज़्यादा है, तो 125,000 अगर ये है तो ये कितना होगा? 1 लाख। अगर मैं इसे 1 लाख मानना चाहूँ, अगर मैं उसे 1 लाख मानना चाहूँ तो भी मान सकते हैं सर, ठीक है। ऐसा मानना चाहे कि मान लीजिए चलिए ये 1 लाख है, ठीक है। बस हमें तो ये देखना है कि सर ओपनिंग से 25,000 कम होना चाहिए, तो ये कितना रहेगा सर? 75,000। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप मान सकते हैं 1,25,000 और 1 लाख, यहाँ पे मान सकते हैं सर 1 लाख और 75,000, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस 25,000 का होना चाहिए क्योंकि इसने खुद कहा है। इसके बाद कहता है अच्छा यहाँ पे कहता है सर ट्रेड पेएबल ओपनिंग 1 लाख था, 75,000 हो गया, इसमें भी कहता है 25,000 हमने क्या किया होगा? 25,000 ओपनिंग में 1 लाख थे क्रेडिटर, और क्लोजिंग में आपके पास में ये क्रेडिटर तो करंट लाइबिलिटी है, और ये आपके पास में कौन सा बना रहे सर? डायरेक्ट मेथड से केस फ्लो स्टेटमेंट बना रहे, तो करंट लाइबिलिटी देने का कारण क्या रहा ये भी समझ नहीं आया। करंट असेट दे रहे, करंट लाइबिलिटी दे रहे, ये भी समझ नहीं आया, क्योंकि मेथड तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट मेथड में तो करंट असेट करंट लाइबिलिटी का क्या काम है, ठीक है। ये समझ नहीं आया, इसे भी मार्क कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर हमने जो है ट्रेड पेएबल पेड अमाउंट कर दिया है,
ठीक है, 4,60,000। अगर पेड है तो कोई देखना नहीं है, पैसा गया है तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, तो कहता है ट्रेड पेएबल हमने कितना पे करा, 4,60,000 माइनस करेंगे, लेकिन कहाँ, ट्रेड पेएबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है टैक्स पेड। टैक्स पेड तो ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कहता है 65,000 पे करा है, प्रोविजन का यहाँ पे अलग से बता रहा है 45,000 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का रूल क्या है सर? रूल ये कहता है कि सर पैसे कितने गए वही बताओ, दूसरा कुछ मत बताओ। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है वो कितना है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पैसा कितना गया, 65,000, अच्छा रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो इस चीज़ को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और पेड है तो माइनस करेंगे बस। ये 45,000 से हमें कोई मतलब नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मना कर रहा है कि ये हमको जानना ही नहीं है। पैसा कितना गया कितना आया यही बताओ, आगे कुछ मत बताओ। ठीक है, कहते हैं इन्वेस्टमेंट आपके पास में 7 लाख का जो था वो हमने सेल कर दिया प्रॉफिट पे, 20,000 प्रॉफिट पे। ठीक है, तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड सेल किया है तो ऐड करेंगे, पैसा मिलेगा। कितना अमाउंट होगा, तो कहता है सर इन्वेस्टमेंट 7 लाख का था लेकिन प्रॉफिट पे बेचा 7,20,000। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही बात कहता है कि पैसा कितना आया या फिर कितना गया यही बताओ और कुछ मत बताओ। इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया है कितने में, 7,20,000 में, प्रॉफिट कह रहा है 7 लाख का, 7,20,000 में बेचा। तो प्रॉफिट किया लॉस किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो कितना केस आया और कितना गया यही बताओ। तो हम तो बता देंगे 7,20,000 आया है, 7,20,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, लॉस कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना आया कितना गया यही बताओ बस। ठीक है, और आगे फिर कुछ मत बताओ। कहता है कि सर डेप्रिसिएशन है फिक्स असेट पे, डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश आइटम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ किया है 2,50,000 का, परचेज़ किया है, परचेज़ मतलब कि केस गया है, माइनस करना पड़ेगा। और प्लांट एंड मशीनरी मतलब कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर जी माइनस करेंगे, परचेज़ किया है केस गया है। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग तो आपको पता ही है सर, लास्ट में तीनों एक्टिविटी जब लिख लेते हो लास्ट में उसे ऐड करिए, और ये ऐड करने के बाद आपके पास में ये क्लोजिंग वाला जो है आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। ये क्या है सर, ये आपको लास्ट आंसर दे रखा है। अगर लास्ट आंसर मैच नहीं हो रहा है, आपका ये आंसर नहीं आ रहा है, तो कहीं गलती करिए, वरना सब कुछ ठीक है। ओके, तो सर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें, आगे कुछ है नहीं, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे देखें सर, तो दो ऐसी चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आई, बाकी सारी चीज़ें तो हो चुकी है। तो एडवाइस ये होती है कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो चीज़ें आपको पता है सबसे पहले उसे रिकॉर्ड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही चीज़ करने जा रहा हूँ, जो चीज़ मुझे पता है मैं सबसे पहले वही चीज़ मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वही चीज़ रिकॉर्ड करूँगा जो चीज़ मुझे पता है। चलिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ पता है, कहता है कि सर सेल, पहले 2 पॉइंट से मुझे सेल पता चल गई, और वो भी यहाँ पे कौन सी लिखी जाती है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ओनली एंड ओनली केस सेल, क्रेडिट सेल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पैसा आया और गया यही देखना होता है। लेकिन इसने क्लियरली कहा था कि जितनी भी सेल है पूरी की पूरी कैश है, बिल्कुल फिक्र मत करिए। तो हमने जो सेल निकाला अमाउंट वो पूरे का पूरा केस सेल था, हमने लिख दिया 12,75,000। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया, फोर्थ पॉइंट हाँ समझ आया था। कहता है कि सर पेड था, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करना था, क्या किया है, आंसर इज जस्ट 4,92,500। ठीक है, इसके बाद कहता है सर ऑफिस एंड एक्सपेंस, हमने जो है माइनस करने के लिए कहा था 75,000, क्या किया है, आंसर इज जस्ट किया है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर यहाँ पे आपके पास में डिविडेंड, डिविडेंड को हमने कहा था सर ये डिविडेंड तो शेयर डिबेंचर्स वगैरह की चीज़ें हैं, और वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके माइनस करने को बोला था, क्या इन लोगों ने किया है, आंसर इज यस, ये रहा फाइनेंशियल एक्टिविटी और माइनस किया है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है यहाँ पे और यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके इन लोगों ने माइनस किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बैंक लोन जो है हमने रीपे करा था, हमने कहा था सर 15,000 इसमें इंटरेस्ट का मिला हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केस कितना गया या फिर आया ये बताइए। तो 2,15 गया था, हमें कहा था कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में 2,15 माइनस करके आओ, क्या किया है इन लोगों ने, आंसर इज 2,15,000। ठीक है,
इसके बाद कहता है सर ट्रेड पेबल, ये समझ नहीं आया था, ठीक है तो छोड़ देते, आगे बढ़ते। अच्छा ये तो हमें बिल्कुल समझ आया था सर, पेड हुआ है, केस गया है, ये रिकॉर्ड करना है बस, ठीक है। 4,60,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, किया है, आंसर इज यस। इसके बाद कहता है सर टैक्स पेड, टैक्स पेड ऑलवेज आपके पास में टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, अनलेस अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली बताया जाए, उसको मैंने समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा है टैक्स किस चीज़ का, तो ऑलवेज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। लेकिन ध्यान रहे सर, टैक्स ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लिखना, ठीक है। लास्ट में इनकम टैक्स पेड 65,000। अच्छा ये सर 45,000 उससे कोई मतलब बनता है, आंसर इज नो। मैंने कहा था सर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही चीज़ कहता है, कितना केस आया कितना केस गया यही बताओ, इसके अलावा कुछ मत बताओ, ठीक है। अच्छा इसके बाद कहते हैं इन्वेस्टमेंट हमने सेल करा था कितने में सर, 7,20,000, बस ऐड करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या किया है यहाँ पे, हाँ जी 7,20,000 लीजिए, ठीक है। ये केस फ्लो स्टेटमेंट को प्रॉफिट किया लॉस किया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें ये बताओ केस कितना आया कितना गया, केस कितना आया था 7,20,000, बस रिकॉर्ड कर दिया, काम खत्म, ठीक है। मान लीजिए कहता कि सर लॉस किया है 20,000 का, तो 7 लाख में से 20,000 माइनस करके जो भी आता वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते। केस फ्लो स्टेटमेंट को लॉस प्रॉफिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केस कितना आया या फिर कितना गया ये बताओ, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद कहता है सर डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं था, हमने बताया था सर ये नॉन कैश आइटम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद कहता है कि सर जी प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज़ करी है, परचेज़ किया है तो मैंने कहा था इन्वेस्टिंग में माइनस कर दो, क्या किया है यहाँ पे 2,50,000, हाँ ये रहा, किया है। इसके बाद सर ओपनिंग कैश लास्ट में ऐड करना था, मैंने कहा था सर लास्ट में ओपनिंग ऐड करना तो क्लोजिंग आंसर आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में है, बस अब दो चीज़ें जो हमें समझ नहीं आई वो हम समझ लेते उसके बाद काम ख़त्म करते हैं। अच्छा अब सर यहाँ पे अगर हम समझना चाहें तो देखिए दो चीज़ें नहीं समझ में आई, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सर कैश सेल तो मुझे मिला है, कैश परचेज़ नहीं मिला है, ठीक है। कैश परचेज़ होता ही है, अब यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि सर कैश परचेज़ नहीं होगा, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। कैश परचेज़ नहीं गिवन है इसका मतलब ये नहीं कि कैश परचेज़ होगा ही नहीं, बात समझ रहे हैं। कैश परचेज़ नहीं होगा तो बिज़नेस कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कैश परचेज़ नहीं, क्रेडिट परचेज़ तो होगा, उसकी भी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, नहीं दिया है, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी इसमें, ठीक है। लेकिन बिना परचेज़ तो बिज़नेस चलेगा नहीं, तो परचेज़ तो होगा ही होगा, बस हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है तो इनडायरेक्टली हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेल है तो परचेज़ भी होना चाहिए, क्योंकि परचेज़ किए बिना उस चीज़ को सेल कैसे करोगे, ठीक है। तो एज्यूम नहीं कर सकते कि सर परचेज़ नहीं होगा, परचेज़ नहीं गिवन है तो नहीं होगा, ऐसे थोड़ी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। परचेज़ होगा ही होगा, हाँ क्रेडिट होगा कैश होगा ये हमें नहीं पता, ये हम निकालेंगे, ठीक है। कहते हैं कि सर ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पे आता है सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। एक काम करते हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट बना के देख लेते हैं क्या चीज़ कहना चाहता है ये। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाइए, ट्रेडिंग अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी से बना लेंगे। बताइए क्या क्या चीज़ पता थी सर, परचेज़ एक निकालने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो परचेज़ सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में बना क्यों रहा हूँ। परचेज़ निकालने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से ही परचेज़ मिलता है और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो मुझे लग रहा है कि परचेज़ मिल जाएगा मुझे, ठीक है। कहते हैं कि सर सेल सबसे पहले गिवन था, सेल 12,75,000, ये लिख देता हूँ, सेल्स हमें पता है, सेल्स हमें पता है सर 12,75,000 है, 12,75,000 है, ठीक है। इसके बाद कुछ और पता है, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट पता है, ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूँ सर जी, ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कहता है आपके पास में 3,82,500, 3,82,500, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद सर ओपनिंग यहाँ पे इन्वेंट्री आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग
इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में डायरेक्ट अमाउंट नहीं गिवन था, लेकिन हमने एज्यूम करा 1 लाख। आप 2 लाख भी एज्यूम कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सर यहाँ पे 35,000 उससे ज़्यादा होना चाहिए, बस ये रोल आपके पास में बन जाता है। तो मैंने 1 लाख लिया था, आप 1 लाख 2 लाख जो भी लेना चाहे, बस 35,000 ज़्यादा रहना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर जी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 1,35,000। ठीक है, आप 2 लाख लीजिए, 3 लाख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, पर बस इसका डिफरेंस जो है 35,000 आना चाहिए, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, 35,000 आना चाहिए, बाकी आंसर आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, कुछ भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, परचेज़ हमें नहीं पता, अब यहाँ पे कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ट्रेडिंग में आती है, वेजेस आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, वेजेस कितना है सर जी, वेजेस आपके पास में 4,92,500, 492,500। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आए ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अब नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसका टोटल लगा दीजिए, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा परचेज़ मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में अब कोई और चीज़ आती भी नहीं है, जो है परचेज़ ही है। ठीक है, चलिए 12,75,000 प्लस 1,35,000, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 14,10,000। तो यहाँ पे भी 14,10,000 आएगा। कहते हैं कि सर 1 लाख माइनस कर दिया इसमें से 4,92,500 माइनस कर दिया, 382,500 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास में जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है 4,35,000 आ रहा है। ठीक है, 4,35,000 ये परचेज़ आ गया। तो ये परचेज़ आ गया, काम ख़त्म हो गया। ठीक है, काम ख़त्म हो गया, लेकिन एक दिक्कत है सर जी। क्या दिक्कत है सर? परचेज़ आपको मिला सर, परचेज़ आपको मिल गया। ठीक है, परचेज़ कितना मिला सर? परचेज़ मिल गया ₹4,35,000। ठीक है, दिक्कत अब क्रिएट हुई। कौन सी दिक्कत है सर? आपको पता है सर, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि सर परचेज़ भी 2 तरीके की होती है। एक कैश परचेज़ हो सकती है, एक क्रेडिट परचेज़ हो सकती है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि सर 4,35,000 रुपीज़ की परचेज़ में कैश कितना है और क्रेडिट कितना है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में क्या कहा था, देखिए सिर्फ और सिर्फ इसने सेल के बारे में बताया था कि जो सेल है वो ओनली एंड ओनली कैश में है, लेकिन परचेज़ के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि सर इसमें से जो है, अगर कुछ केस है, क्रेडिट है, तो जानना पड़ेगा। अगर केस है तो हमारी रेलिवेंट है, क्यों? क्योंकि इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कहता है कि सर कैश ट्रांजैक्शन हमें बताइए, क्रेडिट वगैरह हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो हमें दिक्कत ये है कि इसमें से अगर कोई केस है तो हमें बताओ, क्योंकि हमें अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा करना है। अच्छा, ये पूरा करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या होता है सर? परचेज़ किससे लिंक करता है? परचेज़ तो क्रेडिटर से लिंक करते हैं, क्रेडिटर को हम ट्रेड पेबल कहते हैं। तो ट्रेड पेबल की इन्फॉर्मेशन है, तो एक काम करते हैं सर, ट्रेड पेबल अकाउंट बना के देख लेते हैं। ट्रेड पेबल अकाउंट बना के देख लेते हैं, शायद इससे भी कुछ पता चल जाए। ठीक है, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर कहे आप जो भी कहे, ट्रेड पेबल अकाउंट। ठीक है, ट्रेड पेबल अकाउंट आपके पास में, सर जी ट्रेड पेबल अकाउंट के लिए ओपनिंग कितना था? ओपनिंग यहाँ पे आता है सर, पता है ना, क्रेडिट साइड 1 लाख आपके पास में, बीडी लिख देता हूँ। ठीक है, बीडी कितना है सर? 1 लाख। और सीडी कितना है सर? सीडी है आपके पास में 75,000। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे 1,25,000 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 लाख लेगा। ठीक है, बस डिफरेंस कितना आना चाहिए सर? डिफरेंस 25,000 आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, बस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कहते हैं सर यहाँ पे और कोई चीज़, तो यहाँ पे कहता था हाँ, एक ट्रेड पेबल से रिलेटेड एक और चीज़ थी, ये रही। ठीक है, ट्रेड पेबल से रिलेटेड 2 चीज़ें थी, आप देखें तो कहते हैं सर जी ट्रेड पेबल ये वाला एक पॉइंट दिया था, और ये वाला पॉइंट, और कोई ट्रेड पेबल से रिलेटेड चीज़ें नहीं थी। ठीक है, अच्छा, तो पेड है यहाँ पे, ये तो एंट्री हो गई। ये कहता है पे कर दिया, पे कर दिया तो मतलब कि यहाँ पे, ठीक है, पेड आपके पास में कितना है सर?
पेड है 4,60,000, तो यहाँ पे एंट्री कर दी ट्रेड पेबल पेड 4,60,000। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, अकाउंट क्लोज कर देंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान रहे सर, जो भी आपके पास में बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या निकल के आएगा सर, परचेज निकल के आएगा, क्योंकि ट्रेड पेएबल से हमें परचेज ही मिलता है और क्या ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो क्या मिलेगा सर, आपके पास में बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो आपको परचेज मिलेगा। ठीक है, जल्दी से बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेता हूँ, जल्दी से बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेता हूँ और काम ख़त्म करता हूँ। 4,60,000 और प्लस 75,000, तो ये आ रहा है 535,000। यहाँ पे लिख दिया। तो कहते हैं सर 1 लाख आपके पास में ओपनिंग है, अब रिमेनिंग क्या होगा सर, 4,35,000, 4,35,000, ये क्या हो गया भाई, हाँ, तो 4,35,000 आपके पास में आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो हमें पता चल गया, देखिए यहाँ से आपको याद होना चाहिए सर, ट्रेड पेएबल से हमें ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ही मिलती है। ठीक है, क्रेडिट परचेज ही मिलती है, आपको पता ही होगा ट्रेड पेएबल में केवल और केवल क्रेडिट परचेज ही आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है क्योंकि बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। तो सर जी 4,35,000 ये जो परचेज है उसमें से 4,35,000 क्या है सर, क्रेडिट परचेज। 4,35,000 परचेज, टोटल परचेज में से 4,35,000 हमने निकाला, ये क्रेडिट परचेज है। तो रिमेनिंग सर, रिमेनिंग आपके पास में रिमेनिंग कितना हुआ सर, रिमेनिंग तो आपके पास में ज़ीरो हो गया, रिमेनिंग क्या हो गया सर, ज़ीरो। ठीक है, तो रिमेनिंग जो है आपके पास में क्या होगा सर, कैश परचेज। तो रिमेनिंग कुछ है ही नहीं, इसका मतलब सर जितनी भी परचेज करी वो क्रेडिट है, क्रेडिट है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है हटाओ इस चीज़ को। ठीक है, हटाओ इस चीज़ को, हम कोई कंसिडर नहीं करते, इस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये केस नहीं है, और जो केस नहीं है वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यही कहता है कि वो जो चीज़ जो केस में नहीं है वो हमारा पार्ट नहीं है। तो कैश परचेज तो आपके पास में है ही नहीं, तो अब कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ आपके पास में नहीं बचा। ठीक है, अब कुछ आपके पास में नहीं बचा आपके पास में। तो यहाँ पे क्या चीज़ कहता है सर, यहाँ पे कहता है कि सर बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी, ये दो ट्रीटमेंट भी हमने ख़त्म कर दी, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो एक काम करिए, सभी चीज़ का टोटल लगा दीजिए, सभी चीज़ का टोटल लगा दीजिए और आप जो है यहाँ पे आंसर निकालिए। आंसर निकालेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, जैसे ही आपका टोटल निकलेगा, जैसे ही आपका टोटल निकलेगा, ठीक है, जैसे ही आपका यहाँ पे टोटल निकलेगा आपको पता चल जाएगा, जिसमें आप 2 लाख जो है ऐड करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात क्या थी सर, ये 2 पॉइंट। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस 2 पॉइंट को मार्क करके चलना चाहिए, एग्ज़ाम के अगले दिन आपको इस चीज़ को रिवाइज़ करना चाहिए। ठीक है, तो मैं हर जगह मैं आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करवा रहा हूँ, ये मार्क ज़रूर करिएगा, एग्ज़ाम टाइम पे इसे आपको अच्छे से रिवाइज़ करना रहेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी आपके पास में कंप्लीट हो जाता है।